राम राम, नमस्कार, कैसे हो आप। स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक ऐसे इंसान से जिन्होंने आज के समय में त्याग और समर्पण की ऐसी परिभाषा को पेश किया है जो बिल्कुल कहीं देखने को नहीं मिलती। सौभाग्य से वो मेरे ही परिवार के सदस्य हैं। तो चलिए चलते हैं। मेरी आपसे सिर्फ एक विनती है दोस्तों कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इसमें बहुत कुछ है जिससे आपको सीखने को मिलेगा दोस्तों। चलिए चलते हैं। तो आइए मिलवाते हैं अपने जीजा जी से। ये है शीरो, ये है शीरो, इससे मिलिए। काटता नहीं है ये, देखो कितना इसके टॉयज। तो चलिए दोस्तों मिलाते हैं अपनी बहन जी से। मिलिए। नमस्कार जी। तो सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। हाँ, तो दोस्तों ये हमारे घर के सबसे बड़े मेंबर हैं। हम 4 भाई बहन हैं, ये सबसे बड़े हैं। और उसके बाद मेरी छोटी सिस्टर है, वो मैंने बताया था, वो HR मैनेजर है अम्बाला कैंट में। उसके बाद मेरा ब्रदर मेरा है टेक्सटाइल फर्म में जनरल मैनेजर। तो ये यहाँ पर जीरकपुर में है सिस्टर, दूसरी मेरी अम्बाला। और बड़ा मेरा जो ब्रदर है वो है पानीपत। तो अब इनके बच्चों की बात बताते हैं। इनके एक ही बेटा है, वो मैंने बताया कि डुकाटी में मैनेजर है। सिस्टर है मेरी, उसके बाद दूसरी, उनके 2 बच्चे हैं, वो दोनों के दोनों कनाडा में सेटल हैं। ब्रदर के 2 बच्चे हैं। लड़की है वो +2 कर रही है, वो यहीं पर देहरादून में उसकी एडमिशन हुई है। और बेटा वो भी कनाडा में सेटल है। तो आपको मिलवाते हैं। इनकी बड़ी प्रेरणादायक, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों, मैं मिलवाना चाह रहा था। ये शुरू से ही हार्ट पेशेंट रहे हैं। काफ़ी टाइम पहले इनका 96 में इनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी। बस उसके बाद से ही ये उलझे हुए हैं बीमारियों में। किसी तरीके से अपना घर का काम देखते हैं और अपनी फैमिली चला रहे हैं। तो उसके बाद जब इनको नेक्स्ट जो हुआ किडनी की हुई थी नेक्स्ट। नहीं, हाँ बताइए जरा। हार्ट के बाद मुझे न्यूरो की प्रॉब्लम शुरू हुई थी। वो न्यूरो 2005 में मुझे अचानक ही फिट्स आने शुरू हो गए थे। और जैसे भी मैं खड़ी होती थी या कुछ भी कर रही हूँ तो हाथ पैर में ऐसे शिवरिंग होना और अचानक ही फेंट हो जाना। अच्छा। ये प्रॉब्लम मुझे 2005 में डायग्नोज हो गई थी। तो तब से मेरा उसके लिए ट्रीटमेंट चल रहा है आज तक। हाँ, और ये जो किडनी की प्रॉब्लम है ये कब डायग्नोज हुई? इस समय 5 साल हो चुके हैं, मुझे इतना पता है। अच्छा। क्योंकि हाँ 5 अच्छा, किडनी वो हुए ट्रांसप्लांट हुए 5 साल हुए। डायग्नोज तो काफी पहले हो गई थी। हाँ। थी क्योंकि मैं डायलिसिस पे भी रही हूँ। हाँ। 1.5 से 2 साल। क्या होता है डायलिसिस में? डायलिसिस में पूरा ब्लड चेंज करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं एक तरह से। क्योंकि किडनी अपना फंक्शन जब बंद कर देती है तो उसके बाद बॉडी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बढ़ जाती हैं, जो नहीं बढ़नी चाहिए, कुछ कम हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो ये लोग डायलिसिस करते हैं और एक तरह से जैसे पानी फिल्टर होता है ऐसे पूरे ब्लड को फिल्टर करके एक्स्ट्रा जो भी कुछ है, जितनी ज़रूरत है बॉडी को उतना छोड़ के बाकी सब बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, ये डेली होता था? ये हर थर्ड डे। और जिसमें पानी की बंदिश थी कि पानी हम लोग 1 लीटर से ज़्यादा मैक्सिमम लिक्विड ले ही नहीं सकते थे। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता था, दूध है, चाय है, पानी है, मेडिसिन के साथ किसी भी तरह से। अच्छा, तो फिर अचानक से फिर ये किडनी ट्रांसप्लांट का जब फाइनली डॉक्टर ने बोल दिया कि अब इससे ज़्यादा डायलिसिस भी नहीं चल सकता, आपको यही देखना पड़ेगा, तो वो 5 साल हो गए उसको। तो दोस्तों ये बड़ी इंटरेस्टिंग और प्रेरणादायक स्टोरी है। जो डोनेट किया है वो मेरे जीजा जी हैं, और मैंने अभी आपको दिखाया है उनकी जो हॉस्पिटल से वो मिलती है एक ट्रॉफी शील्ड टाइप ऐसे। क्योंकि हॉस्पिटल वालों ने इनको अप्रिशिएट किया था इस चीज़ के लिए कि दुनिया में हज़ारों वाइफ्स हैं या फिर रिलेटिव्स हैं जो अपने मतलब नियर एंड डियर को किडनी डोनेट कर देते हैं, लेकिन हस्बैंड के नाम पे मेरे ख्याल से 100 में से शायद 4 ही होंगे, 2-4 ही होंगे। हाँ, मेरे सामने भी दोस्तों ये केस जब आया था तो हमें सिर्फ इतना पता था कि ये किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमें इतना नहीं पता था कि अचानक से विदिन, मुझे लगता है कि जीजा जी ने जो अपना डिसीजन लिया वो अपने आप ही इन्होंने जाकर अपने टेस्ट कराए। टेस्ट कराने के बाद इन्होंने खुद ही सारी जो है रिपोर्ट्स कलेक्ट की, और जब डॉक्टर ने इनको गो हेड दे दिया तो बिना किसी को बताए
ये सीधा हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और कुछ है कि इसके ट्रीटमेंट होती है या कुछ उनके टेस्ट होते हैं, ये हफ्ता 10 दिन चलते हैं, वो इन्होंने करवाए। और जब वो सब करवाने के बाद ये सिस्टर को मेरी लेकर गई वहाँ पर, तब भी इन्होंने नहीं बताया था कि ये किडनी डोनेट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद आप मना कर देते उस टाइम पर, कि जब आपको लगता कि नहीं, कि कुछ और उसका जरिया देखते हैं, जैसे कि आजकल पेड भी मिल जाती हैं या और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरह से ये चीज़ थी कि मुझे हर दिन, जैसे क्योंकि हार्ट पेशेंट ऑलरेडी थी और उसके बाद ये किडनी वाली प्रॉब्लम और न्यूरो का चल रहा था। पहले बात तो केस ही इस तरह का था कि डॉक्टर के लिए भी चैलेंजिंग था ये। हाँ। और दूसरा फिर इन्होंने जब मेरी हालत इस तरह की देखी तो शायद ये नहीं ये सहन कर पा रहे थे कि डॉक्टर ये बोल देते थे कि इनका कुछ पता नहीं है, तो इन्होंने अंदर ही अंदर ये चीजें सब अपने आप डिसाइड की। हाँ। कोई भी इस चीज को रुकावट ना बने, कोई भी किसी को बताया नहीं, तो इसलिए किसी को भी बताना भी इन्होंने जरूरी नहीं समझा। जो कुछ किया, टेस्ट हुए या जिस क्रॉस मैच, इवन गॉड गिफ्ट ये रही कि इनकी मंशा बहुत अच्छी थी, तो शायद इसलिए वो क्रॉस मैच कर गया। हाँ। और ये किडनी देने के लिए एलिजिबल एक तरह से हो गए। हाँ। और डॉक्टर को जब ये बात पता चली तो वो भी बहुत खुश हुए कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए इतना बड़ा एक सेक्रीफाइस करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता था इसके बाद रिजल्ट क्या होने हैं। हाँ, मैं उसके बारे में बताता हूँ दोस्तों। देखो, किडनी जब डोनेट करते हैं, पहली बात तो जब इनका ऑपरेशन हुआ था मेरी बहन का, तो मैं इनसे मिला था उस टाइम पर। ये ऑपरेशन थिएटर के अंदर थे, वहाँ पर भी ये बिल्कुल उस टाइम पर स्माइल कर रहे थे। और ऐसी सिचुएशन थी कि जिसके अंदर दोनों, मतलब इनकी किडनीज डेड थी। और जब ये ऑपरेशन थिएटर में जा रहे थे, इनको पता था कि अब इनका नेक्स्ट जो है ट्रांसप्लांट है। और उस दौरान ये भी होता है कि जरूरी नहीं होता हर जो ऑपरेशन है वो 100% सक्सेसफुल हो। ऐसा भी तो पॉसिबल नहीं होता ना कि आपकी किडनी मैच कर रही है, सब कुछ है, वो उसके बाद भी वो इतनी बॉडी रिजेक्ट कर देती है। और उससे बड़ी बात, जीजा जी ने मेरे, जब इनके हस्बैंड ने जब छुट्टी ली और सब कुछ इन्होंने क्या, सारी जो भी फॉर्मेलिटीज थी वो सब पूरी कर दी, और उसके बाद ये खुद ही ऑपरेशन थिएटर में गए। हमें बाद में पता चला कि वो किडनी डोनेट कर रहे हैं। तो मैंने तो अपनी ज़िंदगी में दोस्तों ऐसा कोई दूसरा कोई ऐसा वो देखा नहीं है। ये चीज़ सिर्फ हम दोनों के बीच में थी। इवन मेरी फैमिली जो मेरे साइड के थे, उन लोगों को भी नहीं पता थी, और मेरे इन लॉज को तो बिल्कुल खबर भी नहीं थी। हाँ। और जिस दिन हम लोग गए हैं, घर से झूठ बोल के गए हैं। हाँ। कि आज चेकअप है तो इसलिए हम जा रहे हैं, और इवन हो सकता है हमें वहाँ पे रात लग जाए। लेकिन जिस समय ऑपरेशन थिएटर में लेके जाने लगे तो उस समय फिर हमें लगा कि एक कॉल करके बता देना चाहिए। तब हमने बिल्कुल स्ट्रेचर पे लेटे लेटे हमने कॉल की घर में। तो उसके बाद वही जो होता है नॉर्मली, घर में रोना धोना शुरू हो गया। तो लेकिन वही है कि हम लोगों ने यही सोचा कि नहीं ठीक है, क्योंकि आप लोग पहले सोच के दुखी होते, उससे बेटर ये है कि ना बताया जाए, इसलिए हमने ये डिसीजन लिया। फिर वो लोग हॉस्पिटल वगैरह पहुंचे, बट हम लोग ओटी में जा चुके थे। हाँ, ओटी में जा चुके थे। मैं भी जब गया तब भी सिर्फ ये सिस्टर ही मेरे थे वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में, ये जाने वाले थे और जीजा जी तो जा चुके थे। जबकि एक चीज़ और मैं बताता हूँ जीजा जी की, ये बहुत ही, मतलब जिसे कह दो कि शौकीन, खाने के शौकीन, घूमने के शौकीन, एक्सप्लोरर, और बहुत अपने काम के लिए, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा इंसान नहीं देखा जो सिर्फ जीते ही अपने काम के लिए। कोई ऐब नहीं, कोई बीड़ी सिगरेट, कोई किसी तरीके का कुछ नहीं आज तक इन्होंने किया। सिर्फ इनको एक ही शौक, अपना काम, अपने काम को कहते हैं ना कि वर्क इज़ वर्कशिप। इनसे इतनी चीज़ें सीखते हैं हम कि एक ये अभी मेरे ख्याल वाइस प्रेसिडेंट हैं, और इंडिया में 2 ही ऐसे साइंटिस्ट हैं जो, जिसमें एक मेरे जीजा जी हैं। जितने भी तरीके की ये आप एलोपैथिक और आयुर्वेदिक, बाबा रामदेव की जितने भी ये दवाइयाँ होती हैं उनको एनालाइज करते हैं, और इन्हीं के पास करने के बाद ही वो मार्केट में आती हैं। आज इनकी एज कितनी होगी जीजा जी की? ये 60 के करीब जी। हाँ, 60 के करीब हो गए। और तब भी दोस्तों इन्होंने एक भी पल के लिए ये नहीं सोचा कि अगला जो नेक्स्ट होगा ऑपरेशन थिएटर से आने के बाद वो क्या होगा, क्योंकि इनको नहीं पता था 18 आवर का मेरे ख्याल से वो एनेस्थीसिया देते हैं जिससे कि ये होश में नहीं रहते। और जब ये बाहर आए ओटी से तो बस ये बिल्कुल बेहोश, फेंट थे, बेहोश थे। और हम भी इनको मेरे ख्याल से 10-12 घंटे तक नहीं इनसे बात कर पाए, और उसके बाद ये इनसे बात हुई है। इनको पता था कि कुछ भी हो सकता है, बावजूद उसके
जब आपको छोटी सी सुई लगती है ना आपके, तब आपको दर्द होता है, आपको पता होता है कि ऐसा आप इस जगह पैर रखोगे वहां पर कांटा है, आप डरते हो। लेकिन जब आपको जानबूझ के, हर बंदा आज की डेट में इस दुनिया में जीना चाहता है और जी भर के जीना चाहता है सब, जबकि सबको पता है एक दिन उसने मरना है, लेकिन आप जानबूझ के अपनी हिम्मत दिखा के जब ऐसा काम करते हो जो कि एक प्रेरणा का इतना बड़ा स्रोत बनता है दोस्तों, तो सोचिए उस व्यक्ति का आप मतलब उसको कहाँ उनका रखोगे। एहसान नहीं उतार हाँ, सकते। मुझे लगता है कि बस भगवान से कम नहीं और इंसान से तो बड़ी उनकी एक शख्सियत है। तो इनको पता था कि जो एज है वो भी कम हो जाती है। एक्चुअली देखिए, अनसर्टेनिटी है लाइफ के अंदर, किसी को कुछ नहीं पता कि आप बाहर निकल रहे हो, अच्छा खासा स्वस्थ आदमी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन जानबूझ के अगर वो कहते हैं ना कि आप नहीं कर सकते कोई भी, इन्होंने जानते हुए, बूझते हुए, समझते हुए, इतने सारे सपने थे इनके अपने फैमिली को लेकर, अपने को लेकर। सिस्टर के साथ तो ये प्रॉब्लम आज से नहीं, बहुत सालों से चल रही थी, तो इनको तो ये पता था। और ये इतनी दिलेर है कि ये कभी घबराई नहीं अपनी किसी भी प्रॉब्लम से, हमेशा डट के सामना करती रही, चाहे जितना मर्जी कुछ भी नेगेटिव चीज़ें आती रही जाती रही। मैंने अपने हाथ से इनको उठा के, जब इनका लास्ट डायलिसिस के लेकर गए थे, मैं उठाकर इनको लेकर गया था, उसके बाद इनको किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बताया। तो आप सोचिए, आप जब ऐसे शख्स से मिलते हो और वो भी ऐसा कि जो आपके परिवार का सदस्य हो, तो आप समझने की जो पावर है वो कहाँ चली जाती है। और आप मतलब एहसान तो छोड़ दो, आप, हमें लगता है कि एक फैमिली के अंदर एक ऐसा इंसान है जो इंसानों से तो बहुत ऊपर है, बस भगवान की कैटेगरी में हम रखते हैं ऐसे इंसान को। ये जीजा जी हैं मेरे, जो कैमरे के आगे नहीं आ रहे और हमेशा खुश रहते हैं। क्योंकि वो चाहते नहीं है एक्चुअली अपने आप को, वो कभी भी नहीं चाहते, वो अपने शो आप ऑफ को नहीं करना हमेशा चाहते, side पे किसी को बताते भी नहीं है। और इनफैक्ट आप ये देखोगे सड़क पे चलते हुए कई बार बहुत सारे लोग ऐसे देखे आपने, जो जिनको थोड़ी सी भी तकलीफ होती है, वो सबसे पहले लड़ाई होती है या कुछ ऐसा हो जाता है, वो सबसे पहले कहते हैं भाई मैं बीमार हूँ। इनके साथ कितनी बार ऐसी प्रॉब्लम हुई, कुछ कहीं आपको पता है रोड पर चलते हैं तो बहुत सारी चीज होती है, कभी इन्होंने ऐसा नहीं बताया कि भैया मैं पेशेंट हूँ, नहीं मैं आम इंसान हूँ, साधारण हूँ। मैं जिस तरीके का ट्रीटमेंट आम के लोगों के साथ लोग करते हैं, तो कई बार गलत भी व्यवहार हो जाता है, उसको भी ये चुपचाप सुन के सहन करके आ जाते बहुत हैं। पेशेंस है, बहुत इतने ज्यादा। पेशेंस मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने जीवन में धरती पर किसी इंसान में देखे हैं। और इतना त्याग ये होता है दोस्तों, आप पूजा कर लो, पाठ कर लो, आप जिंदगी के अंदर कितने तीर्थ की यात्रा कर लो, जब आपको अपने शरीर का एक टुकड़ा निकालकर अपने जीवन साथी को देना पड़ता है ना, आपको दिल चाहिए होता है। और दिल के साथ साथ आपकी इच्छा शक्ति उस लेवल पर होनी चाहिए कि आपने सब कुछ प्रभु के, भगवान के हाथ में छोड़ दिया। तो ऐसे हैं हमारे जीजा जी। एक चीज जरूर बताना चाहूंगी कि जैसे पहले बिल्कुल ठीक ठाक और अच्छे कंडीशन में थे, इन्होंने किडनी दी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद ये खुद शुगर के पेशेंट हो गए हैं, लेकिन तब भी इनके मन में जरा सा भी मलाल नहीं है। मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा, ये इतने हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं, अब भी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा 24/7 ऑन टोज, मतलब अपने काम के लिए आज भी ये पूरे इंडिया में ट्रैवल करते हैं, पूरे इंडिया में ट्रैवल करते हैं कभी भी। और किसी भी काम को, जो इनका काम है, कितनी इन्होंने फर्म में काम किया है, बड़ी बड़ी कंपनीज में, बड़े बड़े ब्रांड में, आज तक सभी की सभी ब्रांड इनके साथ ऐसे रिलेशन है। हमारे साथ सामने बात होती है कि कोई भी ब्रांड, कोई भी कंपनी, मतलब एक तरीके से जिसे कहते हैं ना कि बॉन्ड इनका ऐसा है काम को लेकर। इस वजह से कोई ये नहीं कह सकता कि इनका नाम रूपक जी है, रूपक कुमार, तो रूपक जी हमारी फर्म में थे और उनकी वजह से हमारी फर्म डाउन हुई या किसी कुछ कंपनी ने आज तक नहीं इनको छोड़ा एक तरह से, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट बने हुए हैं। हाँ, बस वो सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे, जैसे कि स्टडी के लिए ध्रुव की है, या फिर इनकी अपनी खुद की बीमारी की वजह से शिफ्टिंग करनी पड़ी, की वजह से इस तरह की चीजें थी, जिसकी वजह से हम लोग खैर इधर उधर होते रहे। कुछ अपना भी करियर इन्होंने अपने हिसाब से बनाया, लेकिन पहले उसके लिए बहुत स्ट्रगल किया। दोस्तों, बहुत गरीब परिवार से उठे हुए हैं जीजा जी मेरे। आप इनके घर को देखोगे, आप इनकी स्ट्रगल को देखोगे, इनके परिवार को देखोगे, तो आपको पता चलेगा। वैसे तो सभी के सभी 4 भाई हैं, सभी के सभी स्ट्रगल कर रहे हैं, बड़े वेल सेटल्ड हैं आज की डेट में। लेकिन इनके पिताजी ने जिस तरीके से चलाते थे, रोड रोलर टाइप, है ना, इंजीनियर, हाँ, तो मेहनत कर करके, वो कहते हैं ना, तिनका तिनका
जमा करके अपने बच्चों को पाला। और आज उस गांव, क्या ऐसे 10 हरिद्वार के हैं जीजा जी, उस कटारपुर इनका गांव का नाम है, 10 गांव आसपास के, आपको ऐसे इंसान नहीं मिलेंगे, ऐसे कि जिन्होंने अपने जीवन में जीरो से शुरुआत करके आज कहाँ पहुंचे हैं। और उसके बाद भी जब इनका करियर बिल्कुल पीक पर था, हेल्थ कॉन्शियस थे, ये सब कुछ था, और जानबूझ के मतलब देखते हुए, वो कहते हैं ना, इन्होंने इस चीज को खुद से एक्सेप्ट किया और ये किडनी डोनेट करने का इन्होंने निर्णय खुद ही लिया। और आज ये खुद शुगर के पेशेंट हो गए, बावजूद उसके हमेशा खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं। कभी इनकी जिंदगी में हमने इनके माथे पर शिकन नहीं देखी, और हमारे पूरे परिवार में हम बस, आप समझ सकते हो कि हम किस तरीके का दर्जा इनको देते हैं। तो आप बताइए, आपके साथ अब जब से किडनी ट्रांसप्लांट हुई है तब से किस तरीके की आपको प्रिकॉशंस, और वेट भी आपका काफ़ी रिड्यूस हो गया है। पहले वेट भी बहुत अच्छा था, ये बहुत सुंदर होते थे, सो हैं सुंदर तो अभी भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा इनका वेट, अच्छा वेट था। अब इनका वेट हो गया, आई थिंक कितना वेट हो गया? 45। और उस दौरान कितना था? तब 72-3 इस तरह से रहता था। तो जब से किडनी ट्रांसप्लांट हुई है तो किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, या क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और जीजा जी को क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है खाने में, ख्याल रखने में? तो ये है कि ध्यान तो बहुत चीज़ें रखनी चाहिए, और जिसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना। हाँ, ठीक है ना। लेकिन वही चीज़ है कि घर गृहस्थी में और जॉब में आज के टाइम में स्ट्रेस फ्री अपने आप को कोई नहीं रख पाता। अच्छा, खाने पीने में बहुत लोग शौकीन होते हैं, बहुत लोग ज़रूरत को देखते हुए खा लेते हैं, इनको ऐसा कोई शौक नहीं है किसी भी तरह का। कुछ ऐसे अपनी डाइट कॉन्शियस नहीं है कि मैंने ये खाना है, जो दे दो खा लेंगे, अगर नमक नहीं है उसमें तो भी खा लेते हैं, वो बिना नमक के खा लेंगे, खुद भी बना बाद में खाने वाले को पता चलेगा कि इसमें नमक नहीं था। बिल्कुल। और बाकी मेरी प्रिकॉशन ये है कि क्योंकि मेरा हार्ट का था तो पहले मेरा सॉल्ट वगैरह के परहेज रखना पड़ता था, और ऑयली चीज़ों का परहेज रखना पड़ता था। फिर उसके बाद न्यूरो की प्रॉब्लम हो गई, तो उसमें दूसरी तरह के परहेज भी शामिल हो गए। जैसे मुझे मतलब इवन फुल मेड रखी हुई थी, फुल टाइम मेड, क्योंकि किसी भी तरह का काम करने ये लोग मुझे नहीं देते थे। फिर इन्हें डर लगता था कि कहीं अगर मैं गैस के सामने या किसी तरह फेंट हो गई तो प्रॉब्लम आएगी। तो इन्होंने हर काम के लिए एक मेड रखी हुई थी जो हमारा घर पूरा देखती थी। और उसके बाद जैसे न्यूरो के प्रॉब्लम के बाद मेरी थर्ड प्रॉब्लम शुरू हो गई, ये इसके किडनी वाला जो इशू आ गया। वो किडनी का इशू आया तो उसमें तो बिल्कुल ही हालत ही डाउन हो गई थी। एक्चुअली वो किडनी का इशू भी ऐसे हुआ था कि मेरा एक आर्टरी ब्लॉक हो गई थी, और वो आर्टरी जो ब्लॉक हुई तो उसमें मुझे नहीं पता था कि वो प्रॉब्लम क्या, इवन डॉक्टर भी डायग्नोज नहीं कर पा रहे थे। तो ये मुझे अपने आप हालत को देखते हुए मेदांता लेके गए, गुड़गांव में। वहाँ पे एक बार चेकअप कराया जाए, 2-3 जगह करा चुके, लेकिन पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था लेफ्ट साइड में। तो यही सोचते हुए कई डॉक्टर्स को जैसे दिखाया भी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद इनके मन में आया, बेटे ने भी डिसीजन लिया कि पापा इनको मेदांता लेके जाओ। तो मेदांता गए। नेक्स्ट डे डॉक्टर त्रेहन और दूसरे डॉक्टर्स की टीम आई वहाँ मेदांता में। जिस समय एडमिट हो गई मैं, तो उन्होंने बताया कि थाई वाली आर्टरी ब्लॉक थी, वही इनका तुरंत के तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। और इसका कारण क्या था? आपने बताया था कि ज्यादा दवाई लेने की वजह से, जो शुरू से लेकर लास्ट तक चलती जा रही थी आपकी मेरे ब्लड में क्लॉट बन गया था। किसकी? वो किस वजह से? वो मेडिसिन साइड इफेक्ट तो करती है, क्योंकि हार्ट की मेरी चल ही रही थी। हाँ दोस्तों, जो दवाइयाँ होती है ना एलोपैथिक, आपको जितना एक बीमारी से ये ठीक करती हैं, साथ साथ ये काफ़ी सारी बीमारियां लेकर आ जाती हैं। इनकी मैं दिखाता हूँ महीने भर की दवाइयाँ। ये है इनकी महीने भर की दवाइयाँ, ये देखिए। और आप देखिए हर महीने ये पूरी कंप्लीट ख़त्म करनी पड़ती हैं। पूरा डब्बा रहता है इसका, ये हर महीने। और उसके अलावा जो डॉक्टर टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं, आपको पता ही है कि जैसे जैसे नया कुछ एक्सपेरिमेंट होता है, कुछ नई मेडिसिन आती है, तो फिर वो बढ़ती है, अभी तक कम नहीं होती। तो इस लेवल की दवाई सोचो आप कब से चल रही है? मेरे 96 से, क्योंकि हार्ट से शुरू हुई थी। हाँ। और आज तक अभी चल रही है और लाइफ टाइम चल रही है। और तब तक तो बिल्कुल ठीक ठाक थे। उसके बाद जब किडनी की वो पता चली इन्हें,
डायग्नोज हुई, उसके बाद ऑपरेट वहाँ नहीं हुआ। ऑपरेट कहाँ, आप यहाँ आए थे पंजाब में, वो किस लिए आए थे? वो इसीलिए आए थे क्योंकि वहाँ पे तो डायग्नोज हुआ था कि मेरी मेन आर्टरी ब्लॉक है थाई की, तो उन्होंने वो सर्जरी की थी। अच्छा। तो वो सर्जरी मेरी सक्सेसफुल रही, लेकिन उसके बाद अचानक ही तीसरे दिन मेरा यूरिन आउटपुट बंद हो गया, तो जिससे उन्हें लगा कि एक बार पता चला कि किडनी का कुछ प्रॉब्लम आ गया, इशू ऐसा। तब उन्होंने फिर डायलिसिस का सजेशन दिया। किडनी उन्होंने बोल दिया था कि दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं, दोनों किडनी। फिर हम लोग हरिद्वार वापस आए। यहाँ इन्होंने डॉक्टर से बात की क्योंकि डायलिसिस की ज़रूरत पड़नी थी, तो यहाँ पे डॉक्टर से बात करके फिर उसके बाद मेरा डायलिसिस का प्रोसेस चलता रहा काफ़ी टाइम तक, जिसमें मुझे बार बार जल्दी फिर इन्फेक्शन भी हो जाते थे। कंडीशन ऐसी हो जाती थी कि ये हो जाता था कि पता नहीं क्या होगा, बचने वाली कंडीशन नहीं रहती थी। बिल्कुल ऐसी कंडीशन मैंने देखी है दोस्तों कि जिसके अंदर आप ये कहोगे कि अभी है और नेक्स्ट पल कुछ नहीं है। तो जीजा जी उस टाइम पर हरिद्वार के किसी एक फार्म में काम कर रहे थे, तो उसके बाद इन्होंने इमीडिएटली वहाँ से अपना यहाँ की पंजाब की फर्म में ट्रांसफ़र लिया, क्योंकि यहाँ पर स्पेशलिस्ट थे। इन्होंने पता किया था काफ़ी सारे जो इंडिया के टॉप मोस्ट, क्योंकि ये खुद भी PhD डॉक्टर हैं और इनको अच्छे से इसके प्रोज एंड कॉन्स पता थे। तो इन्होंने यहाँ पर चेक किया, तो इनको एल्केमिस्ट पंचकूला के बारे में पता चला, तो फिर इन्होंने पंजाब में शिफ्ट किया और यहीं की एक फर्म है बहुत बड़ी, उसमें ये वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर आए। तो उस वहाँ से इनका सफ़र शुरू हुआ, डायलिसिस के बाद फिर किडनी ट्रांसप्लांट। यहाँ पर है एल्केमिस्ट पंचकूला में सेक्टर 20 में, है ना, वहाँ पे हुआ। कौन सी डेट थी? 7 Feb। अच्छा, 5 साल हो गए। तो ये है, ये मैं दिखा रहा था, जीजा जी तो आ नहीं रहे तो ये मैं दिखा रहा हूँ। तो ये उनको हॉस्पिटल में भी अप्रिशिएट किया था, बहुत सारे अप्रोच भी करते हैं काफी लोग, लेकिन वो गए नहीं। उनको ये था कि जब डोनेशन ही है, डोनेट ही किया है, तो उसकी फिर ढिंडोरा थोड़ी होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि गुप्त दान करने वाली, तो ये उनकी सोच है, हमेशा से रही है। तो ये है उनकी दोस्तों एक प्रेरणादायक स्टोरी। मुझे लगा था कि आपसे शेयर करनी चाहिए। ऐसे लोग आज के जीवन में मैंने तो नहीं देखे, अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखे। हस्बैंड वाइफ भी आप देख रहे हो कितने आपस में किस तरीके के रिलेशन रहते हैं, लेकिन इस नेगेटिविटी के बीच में भी आज के समय में एक ऐसा परिवार जो कि मेरा परिवार, हमारा परिवार है, उसके अंदर ऐसे इंसान जिन्होंने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा अपनी किडनी डोनेट करते हुए अपनी धर्मपत्नी को, जबकि इनको ये बहुत अच्छे से पता था कि उसके बाद जो इनकी लाइफ है शायद 10 साल कम हो जाए। जानबूझकर अगर आप खुद एक ऐसी चीज़ करने जा रहे हो जिसके बाद आपकी लाइफ भी एट रिस्क हो जाएगी, तो आप सोचो, दिलेरी, त्याग, समर्पण, सभी जितने भी गुण होते हैं और जितनी भी धरती पर उपाधियां दी जा सकती हैं हमारी तरफ से, तो वो हैं। मैं इसमें एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूँगी कि इन्होंने तो, मेरे हस्बैंड ने तो जो किया सो किया ही, साथ में इसमें मेरे पूरी फैमिली भी मेरे साथ थी, क्योंकि इसमें आपको पता है कि डॉक्टर्स बहुत सारी कंडीशंस रखते हैं। उन्होंने ब्लड भी मांगा था, ब्लड देने वालों में एक शेर खान ये भी थे और एक दूसरे ब्रदर भी रहे हैं। वो तो खैर ध्रुव भी था, ध्रुव ने भी दिया था, लेकिन ब्लड और ये सब चीजें तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें तो 3 महीने बाद आ जाता है दोस्तों। लेकिन अपने शरीर का एक ऐसा अंग देना जिसके बाद लाइफ स्टेक पर चली जाती है, वो हमें लगता है। और परिवार तो साथ देके सारा होता है। मुझे लगता है कि इस तरीके के एग्जाम्पल कम नहीं, आज की डेट में तो है ही नहीं। आप देखो, हस्बैंड वाइफ हैं, आज पहली बात तो रिलेशन कितने टिके हुए हैं, आप ये देखो, है ना। हर घर के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि सबके विचार अलग अलग हैं। आप इस तरीके का त्याग तो छोड़ ही दो, साथ रहने की भी कितनी किसी की इच्छा शक्ति है। अगर कोई साथ रह रहे हैं ना हस्बैंड वाइफ, उनके लिए वही बहुत बड़ी आज के समय में है ना, बहुत बड़ी चीज़ है कि हस्बैंड वाइफ जो भी आजकल के यंगस्टर हैं साथ में हैं और हंसते खेलते हुए अपनी लाइफ को आपस में समझ बूझ के आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तो खैर एग्जाम्पल आउट ऑफ द वर्ल्ड है, हम भी नहीं सोच सकते दोस्तों, हमारी भी सोच के ही रूह कांप जाती है। तो काफ़ी दिनों से मेरा ये मन था कि पता चलना चाहिए ऐसे इंसान के बारे में, चुप करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं और यही प्रेरणा देते हैं हम लोगों को। बस यही सीख मिलती है, यही क्या बोलूँ मैं, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा इससे आगे, कि इससे बड़ा त्याग मैंने नहीं देखा। और मेरे परिवार का पूरे
जितने भी जानने वाले लोग हैं, जितने भी मेरी सिस्टर, सभी आभार तो खैर बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन चलो भगवान से हम यही कहते हैं कि इस तरीके की जो बॉन्डिंग है वो हर कपल में होनी चाहिए, हर रिलेशन में होनी चाहिए, हर परिवार में होनी चाहिए। जब इस तरीके के त्याग को कोई इंसान देखता है ना, तो उसको पता चलता है कि असल में परिवार क्या होता है। क्या आप बताइए कुछ ऐड ऑन जीजा जी के लिए खासकर 2 शब्द बोलिए कि आप इनको थैंक यू कहना चाहोगे। आपको कैसा लगा कि आपको जब मतलब ये आपको पता चला कि इन्होंने दी किडनी दे रहे हैं? इन्होंने फ़ोन किया मुझे, कॉल की और कॉल करके बताया, क्योंकि मेरी कंडीशन दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। तो इन्होंने फिर एक दिन अपने आप ही, मतलब जब ये सब टेस्ट करा चुके थे उस समय इन्होंने मुझे कॉल की और मुझे ये प्रॉमिस लिया मुझसे कि ये चीज़ बिल्कुल भी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए और किडनी मैं डोनेट करूँगा। क्योंकि पहले मेरी मदर इस चीज़ के लिए रेडी हुई थी, फिर बट उनको कुछ इन्फेक्शंस थे जिसकी वजह से वो ये चीज़ नहीं कर पाई थी। तो इन्हें लगा कि दूसरा तो मतलब कंडीशन नहीं देख पा रहे थे ये मेरी, तो इन्होंने फिर। तो आपको ऐसे पति पाकर कैसा लगता है ये बताइए आप? अब उसके लिए मैं थैंक यू बोलूंगी तो वो किसको बोलोगे? भगवान को बोलोगे? सौभाग्यशाली वही कह रही हूँ ना कि थैंक यू बोलूंगी तो वो बात छोटी हो जाएगी। देखिए थैंक यू, धन्यवाद तो बहुत छोटी चीज है। हाँ, थैंक यू नहीं कहूंगी। और हाँ ये है कि पूरा हक समझती हूँ, इसलिए खूब अच्छे से, है ना। मतलब कलयुग में एक सतयुग के टाइप के इंसान ने जन्म लिया है। हम तो ये सोचते हैं जो इससे बड़ा त्याग बलिदान नहीं हो सकता। जिसको सेकंड एग्जांपल, मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि जिसको सेकंड एग्जांपल ऐसा मिले कि हस्बैंड ने वाइफ के लिए किया है, हाँ, ठीक है, वो मुझे बता दे। हाँ। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम विराम देते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी मेरे जीजा जी की, प्रेरणादायक, और मेरी बहन जी की। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि आपसे शेयर करूं। तो आप बताइए इस तरीके की आपने अगर कहीं सुनी हो, देखी हो, या महसूस की हो, या अनुभव की हो, तो आप ज़रूर शेयर कीजिए। अभी मैं आपको अपने भांजे से भी मिलवाता हूँ। तो दीदी को देते हैं हम अपनी विराम, ये थोड़ा रेस्ट करेंगे। चलिए। तो दोस्तों अब दीदी से और जीजा जी से तो मैंने आपको रूबरू करवा दिया। अब ये हमारे भांजे श्री ध्रुव। तो बड़ा अच्छा बच्चा, इंटेलिजेंट, और आप ये देखिए कि इन सभी परिस्थितियों को झेलते हुए, क्योंकि सारी चीज़ें इसी के साथ ही हुई हैं। जब से ये पैदा हुआ है तभी से सिस्टर के साथ मेरी ये प्रॉब्लम चल रही है और आज तक चलती आ रही है, और उस स्ट्रगल का एक हिस्सा इसने भी सहन किया है। तो इसका अनुभव जानते हैं थोड़ा सा, और इसके बारे में कि आजकल ये क्या कर रहे हैं। मैंने बताया था वैसे डुकाटी में ये मैनेजर है, और डुकाटी की जो बाइक्स होती हैं आपने देखा ही होगा, वो बाइक भी 50-50 लाख की होती हैं, उनके उसमें है ये मैनेजर। अब आइए मिलते हैं। आइए जी ध्रुव जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया। आप सुनाइए। पहली बात तो आप ये बताओ, तो आपको कैसा लगा जब ये जान के कि जब आपके फादर साहब ने किडनी डोनेट की, आपको प्राउड हुआ अपने पिताजी पर? हाँ जी। हाँ। तो फीलिंग यही थी कि हमने इसको चैलेंज की तरह लिया था, और विश्वास तो था ही कि सब कुछ सही रहेगा, और ऐसा भी हुआ भी है भगवान की कृपा से। मैं तो मतलब फिजिकली ज्यादा मैं दिखाता नहीं हूँ कि मैं भगवान जी को मानता हूँ, लेकिन मैं मेंटली बहुत मानता हूँ। मतलब मैं ऐसे नहीं करता कि मंदिर में बैठ के पूजा करूँ, लेकिन मैं अपने जगह पे पूजा कर लेता हूँ। अपने मन में ही अपने भगवान को हाथ जोड़ लो, वही बहुत बड़ा सारे बात होती है। तो वही बात है दोस्तों कि इन्होंने बड़ी टफ सिचुएशन देखी इस उम्र से। इतना सुपर इंटेलिजेंट बच्चा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, जो छोटी सी एज से ही हमने अपने हाथों में ही पाला है। हमें पता है किस तरीके से ये टफ सिचुएशन के अंदर स्ट्रगल करते करते आगे बढ़ते हर जगह इसको एक बार बैक स्टेप होना पड़ता था, किस अपनी मदर की इन बीमारियों की वजह से। फिर जीजा जी की भी जॉब स्टेबल, इसी वजह से उनको जगह जगह पर ट्रांसफ़र लेनी पड़ती थी मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, जहाँ पर अच्छी हो वहाँ पर वो लोग शिफ्ट होते थे। तो इन्हीं सर्कमस्टेंसेस के अंदर इन्होंने अपनी पढ़ाई भी पूरी की, और उसके बाद आगे अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर जा रहे हैं। देखिए आप सोच कर देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये अपने आप को मतलब प्रूव करने की आज तक कोशिश कर रहे हैं, और बहुत ही मतलब हमें प्राउड होता है अपने भांजे पर भी, अपनी सिस्टर पर भी, जीजा जी पर भी, और अब तो खैर मैरिड भी हैं ये, उनकी वाइफ भी। कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ चलते हैं। अब
रही बात उनकी, तो जब आपको ये पता चला कि पिताजी की, आपके फादर साहब की, क्योंकि किडनी देते हैं, किडनी देने के बाद ऐसा होता ही है कि देखो लाइफ आपकी 8-10 साल है ना कम हो ही जाती है, तो ये कड़वा सच है। जब किसी को, एक बच्चे को ऐसा पता चलता है, वो भी अकेला, जिसका कोई भाई बहन नहीं है, तो जब उसको इकलौती संतान को ऐसा पता चलता है, तो आपको दुख हुआ कि माँ तो मेरी है ही है एक तरफ से बिल्कुल उस सिचुएशन में, अब फादर भी ऐसे, तो कब क्या हो जाए पता नहीं। ऐसा था, बहुत सारी फीलिंग्स थी, सिर्फ ये नहीं, और भी बहुत सारे सवाल थे दिमाग में, और मतलब उनके जवाब नहीं मिल रहे थे। तो ऐसा होता था कि जब जवाब नहीं मिलते थे तो परेशानी में, मतलब मैं घर पे ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता था कि मैं परेशान हूँ, मैं अपना अलग थोड़ा चला जाता था, अपने फ्रेंड से डिस्कस करता था, काफ़ी लोगों से डिस्कस करता था। तो वो मुझे यही समझाते थे कि देखो जो होना है वो तो होके रहेगा, जो लिखा है वो तो होके रहेगा, वो तो होके रहेगा, लेकिन अगर टफ टाइम में हम कमज़ोर पड़ जाते हैं तो फिर उस कमज़ोरी की वजह से वो जो बुरी चीज़ है वो हम पे हावी हो जाती है, और जिसके साथ वो है वो तो और कमजोर हो जाएगा, वो और कमजोर हो जाता है। तो इसीलिए हम एक दूसरे को बस हौसला देके चलते रहते थे और यही कामना करते थे कि जल्दी से सब ठीक हो जाए। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों ये मतलब ऐसा परिवार है जो आज तक, सिवाय जिन्होंने सिर्फ जब से मैरिज हुई है सिस्टर की, कौन से ईयर में हुई थी? 92 में, और 96 में मेरे ख्याल से डायग्नोज हो गया था। बस 4 साल के बाद इनकी लाइफ में सिर्फ यही सब चल रहा है, स्ट्रगल, और आज तक ये हिम्मत नहीं हारे हैं। जीजा जी को आपने देख ही लिया, ये मेरा भांजा है, आज तक मतलब ये भी अपनी मदर को भी हौसला देता है, फादर को भी हौसला देता है। तो मेरा आप लोगों से बस यही हाथ जोड़ के विनती है कि आप ब्लेसिंग्स दीजिए, अपनी आशीर्वाद दीजिए, ताकि ये मजबूत बने रहें, अपने हौसले बुलंद रखें और अपनी ज़िंदगी के इस कष्टदायक टाइम को इसी तरीके से हंसते हंसते काटते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। क्योंकि बहुत टफ समय, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार इनको जॉब भी छोड़नी पड़ी है अपनी, ध्रुव को, किस मदर की वजह से। कई बार इन्होंने ऐसी अनड्यू प्रेशर लेकर कई बार ये बाहर भी जॉब करने गए हैं, उसके बाद फिर से ये इन्होंने बैक टू स्क्वायर वन, जैसे होता है ना कि पहले शुरुआत करके आगे तक पहुंच गए, फिर परिस्थितियां ऐसी आई, फिर से स्टार्ट करना पड़ा, लेकिन कभी भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो हम यही चाहेंगे कि आगे भी हिम्मत ना हारो, सब आपके साथ हैं। ये है मिस्टर रूपक कुमार। अपने विचार हमसे शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।